क्या थी कि पंडित जी पढ़ाएंगे, पंडित जी जनता को पढ़ाते, पंडित जी राजा को पढ़ाते। अंतर इतना है कि पंडित जी राजा को राजमहल में जाके पढ़ा देते हैं, जनता मंदिर में उनके पास आके पढ़ लेती है, घर पे जाके पढ़ लेती है। बाकी वही बाराखड़ी उनको सिखा रहे थे, वही बाराखड़ी इनको सिखा रहे थे, वही संस्कृत के 4 श्लोक उनके आते थे, वही संस्कृत के 4 श्लोक इनको आते थे। इससे ज्यादा कोई अंतर था नहीं। ये तो था नहीं अपने उस टाइम में कि राजा महाराजा एमए करके आते हैं। सामान्य अक्षर ज्ञान हुआ करता था सबको, अक्षर ज्ञान इनको, अक्षर ज्ञान उनको हुआ करता। तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता, वोल्टर। ऑफिसर कौन था? वोल्टर। वोल्टर नाम का एक ऑफिसर था। और वोल्टर ने 1869 में एक प्लान दिया कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, अलग कॉलेज होने चाहिए, हम अलग पढ़ाएंगे इनको। ठीक है, तो राजस्थान में ऐसा जो स्कूल और कॉलेज खोला गया था अपने पहला, वो था मेयो। कौन सा था? लॉर्ड मेयो अपने यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो मर गया था, तो उसके नाम पर इस कॉलेज का नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान में अंग्रेजों का एक जगह डायरेक्टली राज हुआ करता, वो कहां पे था? अजमेर। इसलिए मेयो कॉलेज कहां पे खोला गया? और अब कहा गया कि पहले इनको मेयो कॉलेज में पढ़ाओ, वहां केवल यही होंगे, इनके अलावा साधारण जनता एडमिशन नहीं ले सकती, और बाद में भेज दो इंग्लैंड पढ़ने के लिए। कहां भेज दो? बुद्धि चेंज कर दो। अब इंग्लैंड से जब ये आएगा तो यहां आने के बाद धोती नहीं बांधेगा, यहां आने के बाद वो कोट पैंट पहनेगा ऊपर तक बटन बंद करके, तो कपड़े चेंज हो गए। अब वो यहां आने के बाद में देसी ठर्रा आज पिए न कल पिए, स्कॉच सिखाओ तो वो पिएगा आके। तो अब आपकी खान पान पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। इसको वहां सिखाओ कि कांटे छुरी से खाना कैसे खाते हैं, तो ये जो हाथों को यूं कर करके सबड़ के ले लेके खाते हैं, ये खाना इनका क्या हो जाएगा? बंद। और वो जो इंग्लैंड में पढ़ के राजकुमार आएगा, अब वो मिट्टी में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको डस्ट से एलर्जी है। उसको डस्ट से क्या है? उसका खेल अब चौपड़ पासा नहीं है, वो पोलो खेलेगा, गोल्फ खेलेगा और निशानेबाजी करेगा। आज भी देख लो, ये तीनों गेम राजा महाराजाओं के। साधारण सी बात है, पोलो के लिए घोड़ा होना चाहिए, घोड़ा राजा के पास ही हो सकता है, साधारण आदमी तो घोड़ा कहां से लाएगा? वो तो खुद ही घोड़ा हुआ रहता है, तो खुद ही पूरे दिन काम करता है। उसको गोल्फ खेलना है, गोल्फ के लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए, अपना तो घर ही नहीं पार पड़ रही है, घर बनाने के लिए ग्राउंड कहां से लाएंगे? निशानेबाजी करनी है तो बंदूक चाहिए, तो बंदूक कहां से आएगी? इसलिए गेम अलग कर दिए जाए, भाषा अलग कर दी जाए, अब भाषा उनकी इंग्लिश होगी, भाषा अलग कर दी जाए, खान पान अलग कर दिया जाए, कपड़े अलग कर दिए जाए, ताकि राजा और जनता के बीच में वो बॉन्ड कभी भी रहे। फिर जनता को राजा से डर लगेगा और राजा जनता से अपने आप को सुपीरियर समझेगा। तो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए वोल्टर प्लान लाया गया। कौन सा प्लान लाया गया? तो 2016 के प्री में सवाल था कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? वोल्टर। किसने कहा था? देखो, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, वोल्टर योजना दी गई, वोल्टर प्लान वॉज गिवन, वोल्टर योजना दी गई, वोल्टर प्लान वॉज गिवन, तथा इसके तहत एंड अंडर इट, तथा इसके तहत एंड अंडर इट राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन, अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। लाइन चेंज करके लिखो, इसी में लिखना ना, फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखो। 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी, अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। तो अपने राजस्थान में ऐसा स्कूल या कॉलेज जो था वो कौन सा था? मेयो कॉलेज। अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में क्या स्थापित किया गया था? मेयो कॉलेज। कब किया गया?
है ना। अब 2-3 सवाल याद है। कोई ये भी पूछ लेगा कि मेयो कॉलेज कहां बनाया गया, अजमेर, कब बनाया गया, 75, कौन सी योजना के तहत बनाया गया, वोल्टर प्लान। वोल्टर प्लान कब आया था, 1869। क्या कहता है वोल्टर प्लान, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। ऐसा क्यों किया जाए, आपसी संपर्क को तोड़। अच्छा, अंग्रेजों के आने के बाद एजुकेशन आई थी तो मानने पड़ेगा कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए एजुकेशन है, साधारण लोगों के लिए भी एजुकेशन आई है। और आप देख लो राम सिंह सेकंड के टाइम में गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है। आज से मतलब 1866 कितने साल हो गए, 3400 और 20 ये हो गए 150 साल। आज के 150 साल पहले ये कल्पना कीजिए कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल है। तो एजुकेशन में बदलाव तो आ रहे थे ना। उस टाइम ये कहा कि नहीं भाई, बच्चियां यदि स्कूल नहीं जा पाती, क्यों नहीं जा पाती, कि साहब लड़कों के साथ में घर वाले पढ़ाते नहीं, अलग स्कूल खोल दो। उस समय संस्कृत का कॉलेज बना लिया, उस समय इन्होंने महाराजा कॉलेज बना लिया। मैं शायद उस दिन बता भी रहा था आपको कि राम सिंह सेकंड तो बड़ा गजब का राजा था जयपुर में, उसने मेडिकल कॉलेज खोल दिया था। 1861 में जयपुर में मेडिकल कॉलेज था, उसमें एडमिशन ही नहीं हुए अपने को। 3 लोगों ने एडमिशन लिया था, फिर बंद करना पड़ा। लोगों को समझ ही नहीं थी भाई मेडिकल की भी कोई पढ़ाई होती है, तो कोई पढ़ने ही नहीं आए, वरना मेडिकल कॉलेज खोल लिया था। और अंग्रेजों ने एजुकेशन के अंदर खूब ही रुपए लगाए थे यहाँ पर। मतलब आप ये देख लो कि भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था रुड़की। कौन सा था, रुड़की, है ना। 1847 57 वाली क्रांति से भी 10 साल पहले खोल दिया था। 1847 में कौन सा कॉलेज खोल दिया था, रुड़की। तब तक इंग्लैंड में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। पूरे इंग्लिश एम्पायर का पूरा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में है। मतलब इंग्लैंड में इंजीनियरिंग कॉलेज बाद में खोला था अंग्रेजों ने, भारत में उन्होंने पहले खोल दिया। तो यहाँ एजुकेशन पे उन्होंने खूब सारा पैसे लगाए थे यहाँ पे। तो जब एजुकेशन पे पैसे लगा रहे थे सब जगह लगाए गए। एजुकेशन से समाज में एक बदलाव आता है कि एजुकेशन से नौकरियां मिलती है। क्या मिलती है, नौकरी। और नौकरी मिलने वाला जो वर्ग होता है उस वर्ग को बोलते हैं मध्यम वर्ग। क्या मिलते हैं उसको, तो शिक्षा से हमेशा समाज में नौकरियां आती है, और नौकरियों से समाज में क्या बनता है, मध्यम वर्ग। क्या बनता है, और समाज आज दिन तक दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन लाने वाला वर्ग कौन सा रहा, समाज की तमाम विश्व की तमाम क्रांतियों, विश्व के तमाम आंदोलनों, समाज के तमाम सुधारों का वाहक, उनको लीडरशिप यदि किसी ने दी तो किसने दी, क्योंकि प्रभावित मध्यम वर्ग ही होता है। इसलिए मध्यम वर्ग इस दिशा में प्रयास भी करता है। फिर पढ़ा लिखा हमेशा मध्यम वर्ग ही होता है। उच्च वर्ग का पढ़ाई से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, निम्न वर्ग का भी पढ़ाई से कोई भी लेना देना। निम्न वर्ग का मतलब वो है कि जो सुबह जब घर से निकलेगा तब ये सोच के निकलेगा कि शाम तक यदि मजूरी नहीं मिली तो शाम को आटा नहीं आएगा। तो वो बेचारा सुबह निकलता है तो दिन का कमा के लाता है, अगले दिन सुबह वापस बनता है, अगले दिन फिर सोचता है कमाना पड़ेगा। डेली कुआं खोदो और डेली पानी पियो। गरीब है। वो लोग क्या सोचेंगे कि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी, इस तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं जाएगा। उनका ध्यान यही रहेगा कि पेट कैसे भर लिया जाए। जब मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं होती हो तो पढ़ाई के बारे में कोई क्या ही सोचेगा। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि कई बार कोई स्टूडेंट आगे जब कहता है कि सर मैं गरीब हूं, नहीं है। जो गरीब होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते। यदि तू बीए पढ़ के आया है, यदि तू यहाँ कोचिंग करने आ गया है, तो प्लीज अपने मन में एक बात स्वीकार कि गरीब नहीं है। गरीबी सापेक्ष तत्व है। कैसा है, सापेक्ष है, कि आप हर किसी दूसरे के मुकाबले गरीब तो हो, ऐसे तो कोई आदमी दुनिया में अमीर नहीं। गरीबी वो है जो गांव में कई लोगों के देखते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे साथ 5वीं क्लास तक, हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल थी, उसमें 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते थे मेरे साथ में, उनमें से कई बच्चों को दूसरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कईयों को तीसरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कईयों को चौथी में छोड़नी पड़ी, कई 5वीं वाली गवर्नमेंट स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको कमाना जरूरी था। यदि वो अपने घर में नहीं कमाते तो उनके घर के अंदर खाने के दाने ढंग से नहीं थे। 5वीं का बच्चा आप सोच सकते हो क्या कमाएगा, भले रेडी लगाए कुल्फी की, पर लगानी पड़ेगी तब तुम्हारे घर में ढंग की 4 चीजें आएगी, वरना नहीं है। बाकी हम जो भी थोड़े थोड़े ठीक परिवारों से थे, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले परिवार से नहीं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के थे, जो गरीबी की रेखा से थोड़े से ऊपर थे, बीपीएल से थोड़े से ऊपर आया करते थे। हमें सबको अवसर मिलेगा, पढ़ लो, हमारे घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजे, तो वो हम जो उसके आगे के एजुकेशन ले गए, हम गरीबी में नहीं आते। वो जो 5वीं तक की अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए वो गरीब है। मैं तो इस कंसेप्ट को कभी नहीं मानता जब कोई आगे कहता कि इसने गरीबी में रह के पढ़ाई की, मैं हो ही नहीं सकती। गरीब पढ़ाई कर ही नहीं सकता है। ये बातें बेहद झूठी झूठी से लगती है, थोथा आदर्शवादर। भारत में लोग इस प्रकार की बातें करने के आदी है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री गरीब थे, तो मूर्ख है क्या। लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम में बीए कर ली थी। गरीब होते हैं उनसे आज ही बीए नहीं होती है।
अपने दादा परदादा जब जानते नहीं थे एजुकेशन क्या होती है, तब लाल बहादुर शास्त्री के पास शास्त्री की डिग्री थी, बाणीय थे, वो कायस्थ थे, शास्त्री नाम क्या के इसलिए लगा हुआ कि शास्त्री की उनके पास में क्या थी, डिग्री। फिर कोई और भारत में महानुभाव आता है और वो कहता है वो नदी तैर कर पार करते थे, तो उड़ के कौन करता है? नदी सारे के सारे कैसे पार करते हैं? तैर के पार करते हैं। पर तू ये तो देख कि नदी स्कूल जाने के लिए पार करते थे, इसका मतलब उनके पास स्कूल जाने का मौका तो था, अवसर तो थे स्कूल जाने के, उनके घर वाले पढ़ा तो रहे थे, पढ़ा रहे हैं इसका मतलब पैसे वाले हैं। कोई आ कहता एपीजे अब्दुल कलाम बहुत खराब थे, मगर मूर्ख एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी उस आदमी ने, जिसका तुम नाम ही नहीं जानते, तुमने सुना ही नहीं कि ऐसी कोई ब्रांच भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में मर गए तुम सारे के सारे। उसने उस टाइम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, काहे गरीब थे? गरीबी फिर सापेक्ष है, आप किसके मुकाबले किसको गरीब मानते हो, ये आपका खुद का जमीर तय करता है कि आप खुद को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मैं 11th में बीकानेर पढ़ने के लिए आया, पापा एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा के चले गए। 12th में जब आए तो मैं उसी स्कूल में था, हमारे एक हिंदी की मैम आते, उन हिंदी की मैम ने और एक दिन क्लास के अंदर आके कहा कि चूंकि तुम साइंस के बच्चे हो और तुम्हारी हिंदी कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। और सब बच्चों ने क्लास में कहा मैं एक्स्ट्रा क्लास लो, हिंदी में नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो मैम ने कहा 7 से 1 तो रेगुलर क्लासें होगी तुम्हारी, 1 से 2 बजे तक मैं तुम्हारी हिंदी की एक क्लास और लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। पूरी क्लास तैयार, हम 4 स्टूडेंट मैम के पास गए, एक मैं, 2 हमारे सुरतगढ़ के आते थे, एक हमारे गढ़साना का लड़का था, गंगानगर हनुमानगढ़ के उस साइड के लड़के आते। हमने जाकर कि मैम एक्स्ट्रा क्लास में आज बैठा जाए निकल बैठा जाए, और हिंदी में नंबर कम नहीं आएंगे मैम, हम खुद नंबर लेके आ जाएंगे, पर एक्स्ट्रा क्लास में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठोगे? बैठना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, क्या दिक्कत है तुम्हारे ऐसे? तो हमने कहा कि मैम हम यहाँ रूम लेके रहते हैं, तो खाना हम खुद बनाते हैं। तो मैम ने यूं देखा, खाना बनाते हो तुम? वो हाँ। तुम्हें आता है? मगर सिंस 7 ईयर्स, मैं 6ठी क्लास में बनाने लगा था, 5वीं क्लास के बाद घर वालों ने बाहर रूम दिला के भेजा था, तब से 5 साल तो वो 10वीं तक वाले 2 साल ये हो गए, 7 साल से तो प्रैक्टिस ढंग की है। मैं संजीव कपूर को फेल करता हूँ, खाना बहुत अच्छा आता है मेरे को बनाना, और ये 3-4 जनों को तो हम चलते ही बना लेते हैं। और मैम ने कहा दिक्कत मैम ये है कि चूंकि सुबह 7 बजे उठ के जल्दी खाना बनता नहीं, इसलिए 7 से क्लास होती है तो हम घर पे जाके खाना बनाते हैं। तो हम मान लो घर पे पहुंचे 1:15 1:30 बजे पहुंचे, उसके बाद खाना बनाते हैं तो 45 मिनट तो खाना बनाने में लगाए, तो 2:15 हो जाते हैं, खाना खाते हैं तब तक 3 बज जाते हैं। यदि आप 2 बजे तक क्लास लोगे तो ये हमारे खाना मिलेगा 4 बजे, फिर सुबह वाला खाना 4 बजे मर जाएंगे, आंतड़ियां बाहर आ जाएगी कभी हमारे। तो मैम ने कहा कि हाँ, मैम को बहुत दया आई हम पर भयंकर वाली, और मैम ने कहा कि सही बात। मैम वापस आए क्लास में, हमें लेके आए, और मैम ने कहा कि देखो मैं चाहती थी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूं, लेकिन इन 4 गरीब बच्चों के कारण खाना खुद बनाते हैं बच्चे, इन पे अपने को थोड़ी दया रखनी चाहिए, और मैं प्लीज इनके लिए नहीं ले पाऊंगा। हालांकि उस टाइम हम कुछ ही नहीं बोले, मैम ने जैसे कहा हम जाके बैठ गए, एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल हो गई। पर मैं जब बाद में उस घटना को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल की फीस बीकानेर में सबसे ज्यादा थी। मेरे पापा हर महीने मुझे उन दिनों 3-3.5 हजार रुपए खर्चे के भेजा करते थे, तब इतने में खर्चा चल जाता बीकानेर का। मेरा छोटा भाई एक दूसरे शहर में पढ़ता था और पापा उसको भी इतने रुपए भेजते थे। इसका मतलब मेरे पापा 7 हजार रुपए हम भाइयों को केवल पढ़ने के 1 महीने के भेजा करते थे। मैम की तनख्वाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 हजार से ज्यादा नहीं थी। मतलब मैम जितनी तनख्वाह उठाती है उतने हम दोनों भाई पापा के। पर चूंकि मैम की नजर में गरीबी का मतलब है खाना बनाना, मैम को यह लगता था खाना बनाने वाले गरीब होते और जो खाना नहीं बनाते हैं वो गरीब ही नहीं होते। तो मैम को लगता है खाना बनाते थे टाबर क्या है, गरीब। अब उन दिनों वहां बीकानेर में बाई वाला ये सिस्टम ही नहीं होता था। मुझे याद है मैं जो फर्स्ट ईयर में आया था हमें कुक मिल गया, तो उसके बाद हम खाना नहीं बनाते थे। मैं जयपुर आया उसके बाद यहाँ बाई जी का कल्चर था, मेरे कभी याद नहीं आता कि मैंने जयपुर में खाना बनाया। पर वहां पर चूंकि कल्चर नहीं था इसलिए खाना बनाना पड़ता। घर वालों को जब हमने कहा कि कुक का, तो घर वालों ने कहा हाँ ठीक है, कितने रुपए लेगा? क्यों एक जने के 500 रुपए मांग रहा है, ठीक है इस बार 3.5 नहीं, तेरे को 4 भेजेंगे, कुक से बनवा लिया कर, खाना खुद मत बनाया कर। पर पहले जब कुक ही नहीं था तो आप कहाँ जाओगे, बनाओगे? होटल में खाओगे, थोड़े दिनों में वैसे खराब हो जाएगा पेट आपका, तो बनाया करते थे। पर मैम की नजर में खाना बनाने वाला क्या था, गरीब। गरीबी सापेक्ष है, इसलिए आप मन में जितना मानोगे उतने गरीब हो। और ये यकीन मानिए कि आपको चूंकि आपके घर वालों ने जयपुर जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया, इसलिए आपके घर वाले गरीब कतई नहीं है। इसलिए ये रोना हमेशा बंद किया जाए, वरना एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। फिर भगवान कहता है कि इसको लिचड़ी बनना है, यही रखा जाए। मेरे एक फ्रेंड है वो हमेशा हंसते रहते हैं, उनके पापा कांस्टेबल है,
ज्यादा पैसे वाले तो नहीं हुए कांस्टेबल। तो वो हंसते हैं कि यार राजवीर बाकी तो नहीं यार, नहीं पता मुझे, पर यार मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि किसी का सिलेक्शन हो जाता है फिर अखबार में आता है, मम्मी करती है मजदूरी, पिता करते हैं खेती और बना आरएएस। और यार ये गरीबी का रोना रो कर इसे अखबार में लेख लिखवाते हैं यार। यदि मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मेरे पिताजी गरीब है, हाँ तो है तो यार अपने निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, तो मैं क्या कहोगे? तो वो हंसते हैं कि मेरे से यदि पत्रकार ने पूछा कि पिताजी क्या करते हैं, तो मैं कहूंगा सामंत है, लोगों का शोषण करते हैं, लिख। और लिख के शोषण करने वाले सामंत का बेटा बना आरएएस, अब करेगा लोगों का और शोषण। कि यार आरएस लग गए, अब बाप को क्यों गरीब बताना है, अब क्यों बेइज्जती करवानी है इसके अंदर ऐसी बातें लिखवा लिखवा के। और है तो है अपने घर के अंदर है, लोगों के सामने इस बात का रोना रोने से क्या हो जाएगा। इसलिए प्लीज इस प्रकार की बातें आपके द्वारा भी कभी की नहीं जानी चाहिए। और ऐसे कोई गरीब नहीं है, अपने अपने हाथ पैर दिए हुए और यहां तक पढ़ने का मौका मिला, इसका मतलब गरीब तो अपने कम से कम लोगों की तुलना में थोड़े रुपए कम है ना। बाकी न्यूनतम आवश्यकताएं जितनी पूरी हो सकती है वो तो अपनी पूरी होती है। तो निम्न वर्ग तो वो है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा, तो उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना कैसे पड़ेगा यार, जब खाने के दाने ही नहीं है घर के अंदर आपके, कि डेली आपको ये टेंशन रहेगी कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहां से पढ़ाई कर लोगे आप। उच्च वर्ग, सबसे ऊपर वाला जो वर्ग होता है वो होता है उनके पास अथाह पैसा पड़ा है, अथाह पैसा पड़ा है, उनको ऐसा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भी पढ़ाई के बारे में कभी कुछ ही नहीं सोचते। इसलिए एकदम जो आपके गांव में गरीब जो है, आपका कोई अंकल भी हो सकते हैं वो गरीब, कोई पड़ोसी हो सकता है, उनका बच्चा आपसे ये बातें करते हुए मिलेगा कि अब की बार बेंगलोर कमाने के लिए जाऊंगा, अब की बार कोई आइसक्रीम वाले के रेडी पे लगूंगा, इस बार खेत किसी का बटाई पे लेंगे, वो करेंगे। वो पढ़ाई की बातें तो नहीं करता, वो कभी नहीं कहता कि आरएस की वैकेंसी कब आएगी, मुझे फॉर्म भरना है। और मुझे याद नहीं आता या मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें होती होगी कि मुकेश अंबानी का बेटा कभी बात करेगा आरएस कब आ रही है, इस बार तैयारी कर लेते हैं। पैसे वालों को अब इनसे कोई लेना देना नहीं। आप और मैं सब मध्यम वर्ग के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व शिक्षा पे टिका हुआ है। हम नहीं पढ़ेंगे तो हम न तो ऊपर के रहेंगे न नीचे के रहेंगे, बीच वाले से रह जाएंगे, क्योंकि ना तो आइसक्रीम की रेडी लगे, वो अपने से लग नहीं पाए, अमीर अपने है नहीं, तो बाद में मामला अपना और गंभीर हो जाएगा। इसलिए अपने को पता है कि अपना केवल और केवल अस्तित्व इस पर टिका हुआ कि अपने क्या करनी पड़ेगी, इसलिए मध्यम वर्ग हमेशा पढ़ाई करता है। मध्यम वर्ग पढ़ाई करता है इसलिए मध्यम वर्ग नौकरियां लगता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो टीचर बनता है, या और किसी फील्ड के अंदर जाके नौकरी करता है, क्योंकि पढ़ाई किया हुआ होता है, इसलिए उसका दिमाग डेवलप होता है। इसलिए जब भी समाज को लीडरशिप की आवश्यकता होती है, हमेशा लीडर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। दुनिया की तमाम क्रांतियों में कभी राजाओं ने क्रांति का नेतृत्व नहीं किया, ना कभी गरीबों ने किया, हमेशा नेतृत्व करने वाले लोग कौन रहे। क्या आप कभी कहोगी भाई गांधी जी को राजा के बेटे थे ना? क्या गांधी जी एकदम गरीब परिवार से थे ना? वकील थे वो। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, सुभाष चंद्र बोस आईएएस थे। पढ़े पढ़े होंगे तभी आईएएस बने होंगे। क्या सुभाष चंद्र बोस के पिताजी कहीं के बादशाह थे? नहीं, कोई बादशाह नहीं थे। इसलिए उच्च वर्ग कभी भी समाज में चेंज नहीं ला सकता, निम्न वर्ग समाज में कभी भी चेंज नहीं ला सकता। समाज में चेंज कौन लाता है? और फिर कुरीतियां होती भी मध्यम वर्ग में, अफेक्ट भी मध्यम वर्ग होता है। मैं हमेशा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि घूंघट, पर्दा प्रथा गरीबों में होती नहीं, हो ही नहीं सकती। एक लुगाई को काम करने खेत में जाना है लोगों के, घूंघट रख के कैसे खेत में काम कर लेगी? फैक्ट्रियों में 100 लोगों के बीच में काम करती है बेचारी, उन 100 लोगों के बीच में कहां घूंघट रखती फिरेगी? इसलिए कोई घूंघट नहीं होता है निम्न वर्ग में। मुझे कभी याद नहीं आता कि नीता अंबानी कभी घूंघट निकाल के रखती हो, और मोदी जी जब भी उनके घर में जाते हो तो करके जाते हो। ऐसा नहीं होता है। उल्टा नीता अंबानी जाके हाथ ही मिलाती है, हाय नरेंद्र कैसे हो? खूब सारे फोटो मिल जाएंगे आपको नेट पे गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, क्योंकि उनका इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं। आपकी और मेरी मम्मियां तो घूंघट रखती है क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारे वो चीजें होगी क्योंकि सामाजिक चीजें होती मध्यम वर्ग में, तो उनमें सुधार करने के लिए भी आगे कौन आता है? मध्यम। एजुकेशन से मध्यम वर्ग बनता है। हिंदुओं में एजुकेशन बहुत जल्दी आई थी, इसलिए हिंदुओं में सामाजिक सुधार भी बहुत जल्दी हुए। अंग्रेज आए, अंग्रेज एजुकेशन लाए, हिंदू जाने लगे स्कूलों में, हिंदू स्कूलों में जाने लगे तो अंग्रेजी पढ़ गए, अंग्रेजी पढ़ गए, सामाजिक सुधार हो गए। आप इमेजिन करिए कभी इस बात को, 1829 में राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा बैन, और हिंदुओं ने मान ली। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि राजा राम मोहन राय को लाओ इसको बाड़ो पहले। तो ये कौन होता है बताने वाला क्या करना है क्या नहीं करना है? 1929 में हरविलास शारदा ने कहा कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए, और लोगों ने मान लिया। हाँ यार ठीक है, गलत है ना यार, बच्चों की शादी कैसे कर सकते हैं? कितने लोगों ने मानी, पर मानी ना लोगों ने, बोले कम लोगों ने मानी, और सामाजिक सुधार हो गया। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि भारत में हिंदुओं में सामाजिक सुधार जल्दी हुए क्योंकि हिंदुओं में एजुकेशन आ गई, मुस्लिमों में एजुकेशन नहीं आ पाई।
इसलिए समाज सुधार नहीं हो पाया। मतलब 1947 के बाद, आजादी के बाद आपके देश का संविधान बन रहा है और देश के संविधान में कहा गया कि हिंदू महिला को जिस दिन जी में आएगा तलाक ले सकती है। उसे लगा कि इस आदमी के साथ में मुझे नहीं रहना है, वो तलाक ले सकती है। उसे तलाक के इस प्रकार का अधिकार दिया, कोर्ट का कानूनी कार्रवाई है और वो इस प्रकार कर सकती है। ये कि व्यवस्था उधर मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि समाज में एजुकेशन नहीं थी, इसलिए संविधान निर्माता भी डरे और कहा ये सिस्टम इधर लागू कर दिया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इधर कहा गया कि एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है, बहुविवाह बैन है, बहुविवाह नहीं कर सकते तुम। उधर ये सुधार लागू नहीं कर पाए क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, कोई मांग उठाने वाला नहीं था। यहाँ डॉक्टर बाबा राव भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये गलत है, इसको बैन किया जाए। हिंदुओं ने कहा वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाई। क्या गलत है यार, महिलाओं के अधिकारों का हनन है और एक आदमी के साथ में यदि एक से ज्यादा महिला है तो ये उसका ह्यूमन राइट वॉयलेट कर रहा है अपने में। इस प्रकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कोई मांग उठाने वाला नहीं था। आप आज भी नोटिस करेंगे मुस्लिमों में केवल दो वर्ग है, या तो उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है। मिडिल क्लास का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं इसलिए नौकरियां नहीं, नौकरियां नहीं इसलिए मध्यम वर्ग नहीं। 57 की क्रांति के बाद एजुकेशन आई, एजुकेशन आई तो नौकरियां मिली, नौकरियां मिली तो मध्यम वर्ग आया, मध्यम वर्ग आया तो राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा नेतृत्व यदि किसी ने किया तो किसने किया? आगे के सारे नेता, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, एक भी राजा नहीं है, एक भी इनमें से अनपढ़ या गरीब आदमी नहीं। सब थोड़े 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 पढ़े लिखे लोग थे जो समाज को आगे लेके जा रहे थे, समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। समझ में आई बात? ये बात हमेशा याद रखना, आगे खूब सारी जगह काम आएगी। किसी के भी प्रभाव लिखो, एजुकेशन का जहां लिखो वहां लिखना। एजुकेशन से क्या चेंज आते हैं कि एजुकेशन से समाज में क्या बनता है? मध्यम वर्ग। और समाज में चेंज हमेशा कौन लेके आता है? लिखो। देखो, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा मतलब अंग्रेजों ने जो सिस्टम लागू किया था, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ जिससे समाज में मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ, जिससे समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये लिख लो, जिससे समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। विच इवॉल्व्ड मिडिल क्लास इन सोसाइटी, जिससे समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। विच इवॉल्व्ड मिडिल क्लास इन सोसाइटी। तथा मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तथा मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड मिडिल क्लास लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। तथा मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड मिडिल क्लास लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। मिडिल क्लास लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? आगामी। जैसे दो चार नाम लिखो, जैसे नेता कौन कौन है। जैसे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, जैसे जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक। ये सब पढ़े लिखे लोग थे और पढ़े लिखे लोगों का जो वर्ग होता है वो हमेशा कौन सा होता है? मध्यम वर्ग होता है। अच्छा, अब जब राजाओं को संरक्षण प्रदान किया गया, अंग्रेजों को लगा कि यार राजाओं के बिना हमारी पार नहीं पड़ेगी, तो अब जो राजा भी इंग्लैंड से पढ़ पढ़ के आते तो उन पे अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा है कम है? प्रभाव ज्यादा है। और चूंकि प्रभाव ज्यादा था इसलिए अब सिक्कों पे लिखवाया जा रहा था विक्टोरिया एम्प्रेस, दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया जा रहा था? लिखो। रियासतों में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया था। इंग्लिश डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड इन स्टेट्स। रियासतों में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया था। इंग्लिश डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड इन स्टेट्स। रियासतों में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया था। इंग्लिश डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड इन स्टेट्स। अतः सिक्कों पर दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाए जाने लगे। अतः सिक्कों पर दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाए जाने लगे। सो फ्रेंडशिप लंदन एंड विक्टोरिया एम्प्रेस वर एनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स। सो फ्रेंडशिप लंदन एंड विक्टोरिया एम्प्रेस वर एनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स। अतः सिक्कों पर दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाए जाने लगे। सो फ्रेंडशिप लंदन एंड विक्टोरिया एम्प्रेस वर एनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स। क्या क्या लिखवाए जाने लगे?
दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्पायर। अच्छा, राजा को भी अब पता चल गया कि जब तक अंग्रेज हमारे साथ में हमें कोई भी हटाएगा नहीं। भाई सीधा सीधा था कि जब तक हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे हमें कोई भी हटाने वाला नहीं। तो राजाओं की लग्जरी बढ़ गई। भाई एक तो क्या होता है, बंदे को जब संघर्ष करना पड़ता है, राजा को जब लगता है कि नहीं यार पास वाला राजा अटैक करके हटा देगा मुझे, उसे लगता है सामंत मेरे को हटा सकते हैं, भाई मेरे को हटा सकता है, तो राजा जनता के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन रखता। कि यार जनता अपने पक्ष में रहेगी तो अपने को जल्दी से कोई भी हटाएगा नहीं। पर अब राजा को पता था कि अपने को हटाने वाला कोई नहीं है जब तक अपने साथ में कौन है, अंग्रेज। इसलिए राजा के और जनता के बीच का कनेक्शन खत्म होने लगा। राजा अब जनता के बीच में जाना ही बंद हुआ। राजा अब महलों में रहता है, महलों में रहता है, उसके जीवन में क्या बढ़ गई, विलासिता बढ़ेगी तो पैसे ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे तो राजा क्या लगाएगा, टैक्स। और जब टैक्स ज्यादा लगाए जाने लगे तो राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गए, देखो, अंग्रेजी संरक्षण के कारण ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए, सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू। अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए, सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू। अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिया। कहां लिखी कमी, कमी लिख ली तुमने, तू लिखा अपना, तू लोगों को कॉपियों में इतना क्यों देखता रहता है। राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई, अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए। अतः राजाओं ने भू राजस्व, किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। विच स्टार्टेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। विच स्टार्टेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। विच स्टार्टेड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, राजस्थान में क्या शुरू हो गए, किसान। अच्छा, क्रांति के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। क्रांति के लिए कहा जाता है कि क्रांति जब हुई थी ना तब काम की नहीं थी, होने के बाद में ज्यादा काम की थी। एक इतिहासकार हुए आरसी मजूमदार, कौन इतिहासकार हुए, तो मजूमदार की एक लाइन है। मजूमदार कहते हैं कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। जिंदा हाथी लाख का पर मरा हाथी, कि एक हाथी जिंदा होता है ना तो अपनी पूरी जिंदगी में अपने मालिक को लाख रुपए कमा के दे सकता है। पर हाथी का क्या यूज है, सामान डोलो, इधर से उधर सामान डोलो, और तो क्या कर सकते हो, कभी कभी बींद को बिठा दो, है ना, बींद हाथी पे बैठ के चला जाए, वहां से किराया लेके आ जाओ। पर हाथी खाता इतना ज्यादा है कि आपको बचेगा कुछ भी नहीं। तो पूरी जिंदगी में भी हाथी अपने मालिक को कमा के देगा, तो कितना कमा के देगा, 1 लाख। पर यदि हाथी मर गया तो उसका दांत ही 1.25 लाख में बिक जाएगा। दांत कितने में बिक जाएगा, हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं। तो हाथी दांत की चूड़ियां जो आती है महंगी आती है। तो कि भाई जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी, कि हाथी जिंदा है तब काम का कम होता है, मरने के बाद हाथी काम का। तो क्रांति हुई थी तब तो कुछ ही नहीं कर पाई, ज्यादा कोई बड़े चेंज क्रांति की वजह से नहीं। पर क्रांति जब खत्म हो गई उसके बाद भारत के लोगों को लगता था कि यार थोड़ा सा रह गए, थोड़ा सा और जोर लगाते थे, इस बार अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं। क्रांति मोटिवेट करती है, इसलिए बाद में भारत में जितने आंदोलन हुए उसमें लोग यदि कहीं से मोटिवेट हो रहे थे तो कौन सी क्रांति से हो रहे थे, 1857 की क्रांति। और आप देखिए संयोग नहीं है कि 1857 की क्रांति होती है, उस समय भले ही अंग्रेज हमारे देश से निकल नहीं पाए थे, पर क्रांति के ठीक 90 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को जाना पड़ गया। मतलब क्रांति के 100 साल भी बाद में अंग्रेज कंप्लीट भारत के अंदर कर नहीं पाए थे, क्योंकि लोगों में अब राष्ट्रवादी भावनाएं आने लग गई और उनको लगा कि जिस प्रकार 57 में लड़े थे वैसे एक बार और लड़ेंगे तो अपने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो अजयता की छवि टूटती है, बताया था मैंने हल्दीघाटी वाले युद्ध के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है। वरना पहले लगता था कि अंग्रेज अनबीटेबल है, अंग्रेजों को तो कोई हरा भी नहीं सकता। पर अब लोगों में आ गए नहीं यार, 57 में कई जगह तो हरा गए थे, सारे ढंग से कर जाते तो ढंग से हरा लेते। इसलिए क्रांति प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, देखो 1857 की क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 वर्कड एज मोटिवेटर फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, या वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। 1857 की क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसका काम किया था? इसी में एक लाइन लिखो। तथा कुशाल सिंह चंपावत एंड कुशाल सिंह चंपावत, तथा कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। कुशाल सिंह चंपावत बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। कुशाल सिंह चंपावत बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स, राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स, क्योंकि लोग मोटिवेट हो रहे हैं इससे, इसलिए उस पर गीत गाए जा रहे हैं, उस पर कहानियां रची जा रही है, क्योंकि लोगों को इससे क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है। एक लास्ट लाइन और लिख लो, लिखो 1857 की क्रांति में राजस्थान की जनता ने भाग लिया। पीपल ऑफ राजस्थान जॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में राजस्थान की जनता ने भाग लिया। पीपल ऑफ राजस्थान जॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857। अतः यह सिद्ध हो गया, अतः यह सिद्ध हो गया कि, सो इट वॉज प्रूव्ड दैट, यह प्रूव हुआ, अतः यह सिद्ध हो गया कि, सो इट वॉज प्रूव्ड दैट, कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है, कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। इट वॉज प्रूव्ड दैट पीपल ऑफ राजस्थान राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। पीपल ऑफ राजस्थान डोंट सपोर्ट ब्रिटिश रूल, डोंट सपोर्ट ब्रिटिश रूल। राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक है। कितने पॉइंट हो गए? खूब है, 100 शब्दों में लिख ही लोगे। एक चीज और लिख लो, हम पढ़ते हैं जब है कि विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जे का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्होंने? तो एक अलग पैराग्राफ बनाओ। ये हो गए प्रभाव, हो गए, अलग लिखना। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा नहीं किया था, अजमेर पर अधिकार नहीं किया था। रिबेल्स डिडंट कैप्चर अजमेर, विद्रोहियों ने अजमेर पर अधिकार नहीं किया था। रिबेल्स डिडंट कैप्चर अजमेर, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, 1 2 3 4 लगा के लिख लेना, है ना। पर इंटरव्यू मेरे को अच्छा सवाल बनता है पूछने का कि भाई दिल्ली क्यों गए, राजस्थान वाले तो अजमेर जाने चाहिए थे। 1 नंबर लगा के लिखो, समझ में आ जाएगी चीजें। मैं बीच बीच में बोला हूं, नहीं मैं समझा दूंगा। 1 नंबर लगा के लिखो। दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट, दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट। तथा विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे, तथा विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। एंड रिबेल्स वांटेड टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली, तथा विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। एंड रिबेल्स वांटेड टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर, वांटेड टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। कि भाई विद्रोहियों को लगता था अभी अपने किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की, क्योंकि देश में राज किसका है? अंग्रेजों का। बाद में अंग्रेजों का राज खत्म होगा तो राज किसका आएगा? बहादुर शाह जफर का। तो नाम तो लिखा है कि हम आपके साथ में, वरना बहादुर शाह जफर अपने को मानेगा कैसे? तो सारे के सारे फटाफट कहीं क्रांति करके कहां पर जाते? दिल्ली। बहादुर जफर का तो नाम लिख, हमारे नाम लिख ले। तो अब बड़ा लफड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर। मई में क्रांति हुई, मेरठ वालों ने क्रांति की, क्रांति करके कहां चले गए? दिल्ली। बहादुर शाह जफर को बेचारे को जबरदस्ती का तू हमारा क्या बन जा, नेता। उसको जबरदस्ती बेचारे को नेता बनाया। अब नेता बनाने के बाद में उसकी तरफ से लड़ने लगे। अंग्रेज जब आते लड़ रहे, किसकी तरफ से लड़ रहे हो? बहादुर शाह जफर। क्योंकि बादशाह किसको बनाओगे? बहादुर शाह जफर। अब भाई 1 जून बहादुर शाह जफर के पास गए, तनख्वाह दे। बहादुर शाह मैं कहां से दूं? तो तू ही देगा, तेरी तरफ से लड़ रहे। उसने कहा ना ना ना, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं। मैं लाल किले में आराम से बैठा था और पेंशन दे रहे थे अंग्रेज, तुम्हारे चक्कर में अंग्रेजों ने पेंशन और बंद कर दी।
तो अब हम रुपए कहाँ, विद्रोहियों ने कहा हम रुपए कहां से लाएं, घर पे हमारे तो भेजनी है, तनख्वाह भेजनी है, घर वाले मांग रहे हैं कि मनी ऑर्डर आया नहीं इस बार। तो उसने कहा मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो दिल्ली लूटी थी अपने सिपाहियों ने, दिल्ली में जो कोई आया उसके थप्पड़ मार मार के रुपए लिए थे, लाओ रुपए लाओ, किस बात के, तो हमें घर भेजने। तो इतना ही दिमाग था। तो मैं कहता हूं विद्रोह जैसी कोई बात ही नहीं थी कि विद्रोह और क्रांति, अब बैठ के बातें करते हैं अपने। उनके उस टाइम इंस्टेंट दिमाग में है कि चर्बी वाले कारतूस खराब है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं सारे लोग, और इनको अपने देश से बाहर निकालेंगे, इनको देश से बाहर निकाल के वापस अपना राज लाएंगे। और अपना राज किसका था, मुगलों का राज था, तो राजाओं का राज लाएंगे, मुगलों का राज लाएंगे। अब इससे आगे की उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कैसे निकालेंगे, कैसे जाएंगे, हथियार कहां से आएंगे, ऐसा उनको कुछ भी पता। तो सबको सब अजमेर दिमाग में नहीं था, फटाफट पहले कहां जाएंगे, दिल्ली, बहादुर शाह को नाम लिखवाएंगे, तो बहादुर शाह अपने क्या देगा, तनख्वाह। वहां से पतन को लेंगे, बहादुर साहब बापड़ा खुद फकीर था, वो किसको दे, नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या। बाबूजी लंगोट में जींस किन पिरावे, अरे वो बालाजी वाली है कि बालाजी के मंदिर में किसी ने जाकर आगे, बालाजी महाराज एक जींस तो दिला दो, बालाजी मूर्ति से बाहर है, उन्होंने कहा मैं खुद लंगोट में हूँ, तेरे को जींस कहां से ला के दूं। तो बहादुर शाह जफर तो खुद ही फकीर आदमी था, अंग्रेज पेंशन दिया करते थे उसको, एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये कि अजमेर क्यों नहीं गए, क्योंकि इनके पास में घायल सैनिक थे, लूट का माल ज्यादा था, इनके पास में महिलाएं और बच्चे थे, तो इनको लगा कि अजमेर जाएंगे तो अपना टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट। लिख लो, विद्रोही अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, विद्रोही अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रिबेल्स डिडंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम बाय गोइंग टू अजमेर, विद्रोही अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रिबेल्स डिडंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम बाय गोइंग टू अजमेर, डिडंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम बाय गोइंग टू अजमेर, अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं व बच्चे थे, क्योंकि उनके साथ लूट का धन, महिलाएं, लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। तो उनको लगता है टाइम लगेगा, इनको ले लेके कहां फिरेंगे, साथ में फटाफट दिल्ली चलते हैं। बिकॉज दे हैड लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, women एंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैड लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, women एंड चिल्ड्रन, उनके पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। अगला लिख लो, अजमेर की सुरक्षा अत्यधिक कठोर थी, सिक्योरिटी ऑफ अजमेर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, अजमेर की सुरक्षा अत्यधिक कठोर थी, सिक्योरिटी ऑफ अजमेर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, तथा इसे तोड़ना इतना सरल भी नहीं था, तथा इसे तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। एंड इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक इट, एंड इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक इट, तथा इसे तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। तो पहले से तो सेना लगाई रखी है, इतने में इनको एक समाचार और मिल गया था कि गुजरात की तरफ से एक सेना आ रही है, डिसा। कहां से आ रही है, पूरी यूरोपियन बटालियन, पूरी अंग्रेज ही अंग्रेज है, तो वो तो अपना साथ भी नहीं देंगे, क्या पता इंडियन हो तो थोड़े बहुत को अपनी तरफ मिला लिया जाए। लिख लो, अगला लिख लो, अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा, डिसा गुजरात में जगह पड़ती है, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी, एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। ठीक है, ये भाई आपके 57 की क्रांति। 57 क्रांति के बारे में तो बुक के नाम याद रखने, ये कोई बुक के नाम पूछेगा। एक तो नसीराबाद वाली छावनी में एक फौजी था, सॉरी फौजी अधिकारी था, एक नाम था आईटी प्रिचार्ड, क्या नाम था, और आईटी प्रिचार्ड ने एक बुक लिखी थी, म्यूटिनी इन राजपूताना। कौन सी बुक लिखी थी, म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब विद्रोह होता है, राजपूताना में विद्रोह। एक अपने बाद में अपने एक इतिहासकार वे राजस्थान के नाथूराम खड़गावत, कौन है बताओ, देखे, नाथूराम खड़गावत। और नाथूराम खड़गावत सर ने एक बुक और लिखी, उस बुक का नाम है रोल्स ऑफ राजस्थान, भाई राजस्थान का रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका।
दो किताबें नाम याद रखने, तो एक को किताबों के नाम पूछ लेगा कि आईटी प्रिचार्ड ने कौन सी बुक लिखी थी, तो कौन सी लिखी थी, म्यूटिन राजपूताना। नसीराबाद छावनी का ऑफिसर था और अपने खड़गावत सर ने कौन सी बुक लिखी थी बाद में, रोल्स ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट ऑफ 1857। उतार लो, दो किताबों के नाम उतार के बॉक्स में बंद कर लो। अजमेर वाली बात हो गई खत्म। ठीक है, उतार ली दोनों नाम। ये नीचे वाली बुक के स्टार लगाना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अपना नया हेडिंग डालो, राजस्थान के किसान आंदोलन, 57वीं क्रांति कंप्लीट हो गई। प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, राजस्थान के किसान आंदोलन, प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। क्रांति की सारी चीजें पढ़ ली हमने, कारण पढ़ लिए, क्रांति की घटनाएं पढ़ ली, क्रांति फेल क्यों गई थी, क्रांति क्या प्रभाव छोड़ के गई, और अजमेर पर विद्रोही कब्जा क्यों नहीं करते, सारी बातें पढ़ ली हम। अब लिखो राजस्थान के किसान आंदोलन, प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, और पहला लगा के लिखो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया प्रेजेंट मूवमेंट। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया प्रेजेंट मूवमेंट। बिजोलिया नाम तो सुना हुआ है, बिजोलिया अभिलेख पढ़ते हैं अपने 1170 का, कहां पड़ता है बिजोलिया, भीलवाड़ा। कहां पड़ता है, भीलवाड़ा कौन सी रियासत का पार्ट होता है अपने, मेवाड़। कौन सी का, जैसे हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, सलूम्बर। तो मेवाड़ में बड़े ठिकाने थे 16, कितने थे, उन 16 में से एक ठिकाना जो हुआ करता वो कौन सा था, बिजोलिया। लिखो, एक लाइन लिखो, पहले थोड़ी सी बातें लिखो, दो तीन, फिर उनको बॉक्स में बंद करेंगे एक साथ, है ना। लिखो थोड़ा कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव बिजोलिया ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव बिजोलिया ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव बिजोलिया ठिकाना टू अशोक परमार। अगली लाइन लिखो, अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। कौन से युद्ध में भाग लिया था, इन सबको बॉक्स में बंद कर दो। ये किसान आंदोलन की बातें नहीं है, बिजोलिया की हिस्ट्री है। बिजोलिया के बारे में थोड़ी बातें पढ़ी हमने। मैंने एक दिन पहले आपको बात बताई थी कि खानवा वाले युद्ध से पहले सांगा ने आसपास के सारे लोगों को लेटर दे दे के बुलाया था। पढ़ा था ना, पाती परवन, आसपास के सारे राजा। अशोक परमार यूपी का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, यूपी के परमार थे ये। परमारों की मूल राजधानी हुआ करती इनकी मालवा। मालवा में जब परमार खत्म हो तो बाद तितर बितर हो गए इधर उधर, थोड़े बहुत अपने अजमेर आ गए थे। तो अजमेर में अपने पढ़ते करमचंद परमार,
सांगा को शरण देता है ना, अपने पड़ते महपा परमार मोकल को मार देता है। ये सब मालवा वाले परमार ही थे, इधर उधर भटक रहे थे। उनमें एक बंदा यूपी जाके को शिफ्ट हो गया। यूपी वाले परमारों में से एक परमार सांगा की सहायता के लिए आया था, वो कौन था? अशोक परमार। तो सांगा ने उसको कौन सा ठिकाना दे दिया? बिजोलिया। तो बिजोलिया कौन से राजपूतों का ठिकाना है? परमारों का। किसका है? याद रखना, एक बार सवाल था कि बिजोलिया कौन से राजपूत वंश से संबंधित ठिकाना था, तो कौन से राजपूत वंश का ठिकाना था? परमार, परमारों का ठिकाना था। अशोक परमार युद्ध में लड़ा, बाद में कौन सा युद्ध हुआ सांगा के टाइम में? खानवा। तो खानवा के युद्ध में उसने भाग लिया था। याद रह जाएगी बात। अब लिखो किसान आंदोलन के कारण। ये तो हिस्ट्री थी बिजोलिया की थोड़ी हुई। किसान आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट, सॉरी हाँ किसान आंदोलन का ये लिखो, किसान आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन के कारण। अच्छा, किसान कब आंदोलन करेंगे? जब टैक्स ज्यादा लगेंगे तब, या कम लगेंगे तब? तो किसानों पे टैक्स ज्यादा लग रहे थे, 84 प्रकार के कर लग रहे थे। कितने प्रकार के? एक नंबर लगा के लिखो, 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स, 84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। कितने प्रकार के कर लग रहे थे? 84 प्रकार के। अच्छा, 84 प्रकार के करों में कई कर तो ऐसे थे जो कभी नहीं लगते थे, थोड़ी संख्या बढ़ाने के लिए यूं अपने कदे 5 कर लगते थे, थोड़ी फील नहीं आता ना, आंदोलन हुआ है तो 84 लगते, तो अपन लगता आए भगवान इतने इतने टैक्स लगाए, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो कितने कर बताते हैं? 84। बल्कि कई कर ऐसे थे जो जिंदगी में कभी नहीं लगते। जैसे एक कर हुआ करता खिचड़ी, क्या नाम था टैक्स का? खिचड़ी। खिचड़ी एक टैक्स है। कब लगेगा? राजा आपके गांव में आएगा या सामंत आपके गांव में आएगा तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, और इसलिए गांव वालों को सबको चंदा करना पड़ेगा, गांव वालों को सबको रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो जो रुपए लिए जाते उसको क्या बोलते? खिचड़ी। क्या बोलते? अब राजा क्या डेली आता है क्या गांव में? अपनी पूरी जिंदगी में राजा किसी किसी गांव में तो एक बार भी नहीं जा पाता था। भाई आप इस बात को यूं इमेजिन कर लो कि आज गाड़ी घोड़े आ गए थे तो अशोक गहलोत आपके गांव में डेली बैठे रहते हैं। कई गांव ऐसे होंगे जिनमें आज दिन तक राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया होगा, नहीं गया कौन? तो बस सीधी सिंपल सी बात है कि इसका मतलब राजा महाराजा कभी कभार कोई सामंत या राजा महाराजा दौरे पे होते, उस गांव से निकले, तो जिस गांव से निकलेंगे उस गांव वालों को खाना खिलाना पड़ेगा, खाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उस पैसे को क्या बोलते थे? खिचड़ी। तो अब भी करना पड़ता है। क्या से 15-20 साल पहले तक पता चलता कलेक्टर साहब गांव में आने वाले हैं, एसडीएम साहब गांव में आने वाले हैं, तो खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो चंदा करो। तो गांव में चंदा करते, 5-5 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठे करते कि चलो 1500 रुपए इकट्ठे हो गए, 1500 रुपए में इनका खाना पीना हो जाएगा, ज्यादा लगेंगे तो बाद में और रुपए लेंगे। आजकल क्या हो गया, गांव में लोगों के पास पैसे आ गए, तो अब यदि कलेक्टर साहब आते हैं तो सरपंच साहब कहते हैं मैं जिम्मा दूंगा और तुम्हें बाकियों को चंदा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठेके किसको चाहिए? सरपंच साहब को। तो अब अपने से चंदा नहीं ले रहे, बाकी पहले भी ये चंदा लगता था। ऐसे एक टैक्स होता जाजम। क्या टैक्स होगा? यदि कोई अपनी जमीन बेचेगा या जमीन खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगाएंगे। कब लगेगा टैक्स? जब जमीन खरीदी जाती है, जब जमीन बेची। यदि कोई खरीदी और बेचे नहीं तो क्या लग सकता है? नहीं लगेगा। तो ये टैक्स भी नहीं लगेगा इसका। और ये टैक्स आज भी लगता है, रजिस्ट्री आज भी किसका लगता है? सामान्य आदमी को नया नया प्लॉट खरीदे, उससे पूछो प्लॉट कितने में आया, तो वो कहेगा प्लॉट तो 9,60,000 में आया था, 40,000 कागज का लग गया। किसके लग गए? कागज के लगे। कागज का मतलब क्या? रजिस्ट्री। बेचने वाले खरीदने वाले दोनों से रुपए लेगी गवर्नमेंट। तो उस टाइम की गवर्नमेंट रुपए लेती, उस टाइम की गवर्नमेंट कौन थी? राजा महाराजा। तो कई टैक्स तो लगते ही नहीं थे, पर फिर भी अपने कहते जितने टैक्स थे वो कितने प्रकार के थे? तो लगता कौन सा था? तो भू राजस्व। लगता कौन सा था? खेती करते थे सारे लोग, खेती करोगे तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और वो कम नहीं था, वो क्या था? ज्यादा। तो लिखो अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व। हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व। क्या लगता था? अधिक अधिक भू राजस्व लगता। अच्छा, पहले अपने राजस्थान में लगभग भू राजस्व की जो रेट थी वो थी 1/6। कितनी थी? 1/6 का मतलब है यदि मैं किसान और मेरे 60 क्विंटल फसल हुई तो राजा को 10 देनी पड़ेगी। तो 60 का 1/6 कितना हो गया? 10। तो 10 मेरे से लगेगा, 50 मेरी और 10 किस राजा, सामंत या राजा वो लेके जाए। अब उसकी रेट बढ़ गई और धीरे धीरे यहां तक आती आती रेट हो गई 1/3। कितनी हो गई? 1/6 से 1/3 मतलब डबल। 1/3 का मतलब है 20। पहले यहाँ पे टैक्स लग रहा था 10 क्विंटल फसल का, अब कितना लग रहा है? 20 क्विंटल। तो किसान राजी रहे नाराज हो?
नाराज हो तो फिर आंदोलन नहीं करेगा, तो भू राजस्व क्या था, ज्यादा। एक दिक्कत हो। अच्छा, ये टैक्स कैसे लेंगे? मान लो मैं किसान हूं और मेरे को 20 क्विंटल देना, भाई फिक्स है, 1/3 देना। 1/3 देना तो कितना देना मेरे को? 20 देना पड़ेगा। जितनी भी फसल भी उसका 1/3 देना मेरे को। कैसे नापोगे? तो एक तरीका तो ये है कि मैंने फसल निकाली, फसल निकालने के बाद मैंने उसको साफ की, कचरा अलग और फसल अलग। अब उसको तोला, और तोलने के बाद पता चला 150 क्विंटल हो गई। कितनी हो गई? 150। राजा को कितनी देनी है? 1/3। तो 150 का 1/3 कितना हुआ? तो राजा ले जाएगा 50 और 100 मेरे पास ले जाएगा। यही कहता है हिसाब। पर ऐसे नहीं लेते, तोल के नहीं लेते। तो क्या करोगे? तो जब भी मैं फसल काट लेता हूं, फसल को मैंने काट लिया, काटने के बाद में फसल को गठरियां बना बना के खेत में रख देते हैं, है ना। अभी तक उसको साफ नहीं किया, केवल गठरियां बना बना के खेत में रख दी। उन गठरियों को अपने बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? और गांव में शब्द इस्तेमाल ही करते हैं, लाटा निकाल लिया गया। मतलब वो जो गठरियां बना बना के छोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाटा। अब मैं किसान हूं, मैंने मेरी फसल काटी, लाटे बना बना के खेत के अंदर रख दिया। अब राजा की तरफ से एक बंदा आएगा, पटवारी। उधर से बंदा कौन आएगा? पटवारी। और वो पटवारी उन लाटों को देख के अंदाजा लगाएगा। लाटों को देख क्या लगाएगा? अंदाजा लगाएगा, भाई ये मेरे खेत में लाटे पड़े हैं सारे। वो देखेगा, अच्छा वहां तक आपका ही है क्या? कहा यार जोरदार हुए इस बार। और तुम्हारे हो जाएगी भाई 200 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? 200। और उसने लिखी कि भाई इस किसान के खेत में कितनी फसल है? 200। अंदाजा है, अनुमान है, एस्टिमेट है उसका। मैंने कहा कि नहीं साहब, तोल लो। जब मैं साफ कर लूं तब तोल लेना, ये नहीं है 200, ये 150 ही है। उसने, नाना यार दिख रहा है, देख जोरदार पड़ी, इतने लाटे पड़े, ये 200 है। अब वो 200 लिख के गया। अब मैंने फसल साफ की, अब भले मेरे वो 150 भी, भले वो 160 भी, वो तो कितने लिख के गया था? 200। 200 को 1/3, लगभग 65-66। अब वो मेरे से कितने लेके जाएंगे? 65 लेके जाएंगे। देना कितना चाहिए उनको? 50। ले गए कितने? 65। तो किसानों को लगता था एक तो ज्यादा, और फिर इस लाटा की वजह से और क्या ले लेते हो? और ज्यादा। लाटे का क्या लगाया जाता है? अंदाजा। और अंदाजे को अपनी भाषा में बोलते हैं कुंता। अंदाजा लगाने को क्या बोलते हैं? कुंता लगाना। अंदाजा, अंदाजा, अनुमान या एस्टिमेट को अपनी मारवाड़ी भाषा का शब्द ही क्या था? कुंता। आप पता नहीं सुनते हो कि नहीं सुनते हो, वरना ये गांव में खूब शब्द ये चलता है। कभी कोई घी वगैरह लेने आए तब मैं तो खूब नोटिस करता हूँ कि अपने घर में घी लेना है, मम्मी को आगे पूछा, पड़ोसन वो आंटी जी आए, उन्होंने कहा भाई घी है आपके? हाँ पड़ा है। कितना है? तो वो केतली निकाल के लाए, बरनी डोलू होती है वो निकाल के लाए, घी है। कितना हो जाएगा? तो कूंत लो। क्या कर लो? कूंत लो, मतलब अंदाजा लगा लो इस केतली का देख के। और कोई कहता है 5-6 किलो की तो है, हाँ दिया। तो मतलब आप कितने में ले जाओगी? अब 5 किलो में। अब यदि उसमें 5.25 है तो आपका, 4.25 है तो फूटे आपके। हमने तो कितना कूंत के दिया उसको। तो कूंतने का मतलब क्या होता है? अंदाजा। जैसे मेरे को अभी नवीन जी आगे पूछे कि सर क्लास में बच्चे कितने हैं, और मैं देख के कहूंगा यार आज तो सारे आए हुए हैं, टेस्ट नहीं है तो सारे आ गए आज तो। तो ये मेरे को लगे नवीन जी आज तो 380, इतने एडमिशन है, 380 बच्चे आए हुए हैं। तो ये तो कूंतना है। पर मैं आपको कहूंगी नहीं गिनाऊं, मैं कहूंगा 1 2 3 4 बोलो, और फिर फाइनली आप निकलो 416। वो तो गिनना हो गया। और आपका अंदाजा लगा के बता दो इसको क्या हो गया आपके कूंतना। तो राजा महाराजा तोल के टैक्स नहीं ले रहे थे, लाटों का क्या लगा रहे थे? कुंता लगा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। किसान इस बात से भी परेशान था क्योंकि इसमें टैक्स और ज्यादा जाया करता था। समझ गए ना मेरी बात? देखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। लाटा क्या होता है? फसल की गठरियां, है ना। कुंता क्या होता है? अंदाजा लगाना, गठरियों के अंदाजे लगाए जाते। लाटा कुंता व्यवस्था। चौथा लिखो बेगार, फिर मैं समझाता हूं क्या होता है ये भी। इंग्लिश में भी बेगार लिखो, बेगार। क्या लिख लिया आपने? जैसे बेगार ये है कि आपकी क्लास लगती है 1 बजे, है या 2 बजे, 1 बजे क्लास लगे, और आपको एक दिन हम घोषणा करेंगे आप सबको 11 बजे आना है। क्या करवाओगे सर? अरे आना तो सही। फिर उधर पार्किंग वाला जो प्लॉट है उसमें लेके जाए और कहेंगे दिलीप सर यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, 2 घंटे इंटे फेंको यहाँ पे, इंटे पकड़ाओ। आपने 2 घंटे इंटे पकड़वाई, इंटे पकड़वाने के बाद आपने कहा कि सर कोई बात नहीं, मजदूरी करवा ली, रुपए दो। 2 घंटों के हिसाब होगा, थप्पड़ पड़ेगा, पढ़ लो जाके चुपचाप। बिना पैसे दिए किसी से काम करवाने को बेगार बोलते हैं। बिना काम दिए किसी से काम करवाने क्या बोलते हैं? पैसे नहीं दिए और आपने काम करवा लिया वो क्या है? फोर्सफुली लेबर। जबरदस्ती किसी से आपने मजदूरी करवा ली वो क्या है? ये हो जाता। कभी कोई किसान जा रहा है, सामंत ने कहा इधर आ रहे लकड़ी काट, राजकुमारी की शादी है लकड़ी काटनी पड़ेगी।
और लकड़ी काटी, उसने पूरे दिन लकड़ी काटी, शाम को उसने कहा था मजूरी तो दो, नहीं नहीं कोई मजूरी नहीं, रवाना हो यहाँ से। तो बिना पैसे दिए काम करवा लेते, इसको क्या बोलते? लिख लो कोष्टक में, जबरदस्ती शर्म, फोर्सफुली लेबर, जबरदस्ती मजदूरी, जबरदस्ती शर्म, फोर्सफुली लेबर। अच्छा, ये तो कोई बेसिक कारण थे जिनकी वजह से किसान कर ही रहे थे। और हुआ 1903 में यहां बिजोलिया में एक सामंत थे जिनका नाम था कृष्ण सिंह। बिजोलिया के सामंत कौन थे? कृष्ण सिंह परमार नाम करके यहां बिजोलिया के एक सामंत है। और इन्होंने एक नया टैक्स लगाया और इन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो मुझे एक टैक्स देगा, चौरी कर। कौन सा देगा? कब? भाई जब भी अपने घर में बहन बेटी की शादी, लड़की की शादी हो, चौरी बनाते, चौरी समझ गए ना? मंडप, अपने बड़े श्रृंगार चौरी, मंदिर, कुंभागी बेटी की वहां पे शादी की गई, इसलिए मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? श्रृंगार। तो चौरी का मतलब मंडप। जिसके घर में चौरी बनेगी वो मुझे टैक्स देगा। चौरी किसके घर में बनेगी? जिसके घर पे बेटी की शादी होगी। तो किसानों को लड़कियों की शादी के टाइम एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम क्या था? किसने लगाया? कृष्ण सिंह। कब लगाया? फिर लिखो चौरी कर, चौरी टैक्स। चौरी कर, चौरी टैक्स। आगे लिखो 1903 ईस्वी में 1903 एडी, 1903 ईस्वी में 1903 एडी कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। इसी में कंटिन्यू करना। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। अब यह राजस्थान की परंपरा के ठीक उल्टा था। अपने राजस्थान की परंपरा यह कहती है कि लड़की की शादी हो तो कन्यादान देना चाहिए। लड़की की शादी हो तो कन्यादान। उल्टा पहले यह परंपरा थी कि यदि किसी घर में लड़की की शादी होती उस साल उसे टैक्स नहीं लेते। सामंत का था इसका वैसे खर्चा हो गया यार, लड़की की शादी की थी तो कम ले लो टैक्स, मत लो टैक्स, अगले साल जमा करवा देना, छूट देते। और यहां पे सामंत क्या कर रहा है कि लड़कियों की शादी होगी तब मैं एक्स्ट्रा लूंगा तुमसे रुपए, और इस साल तुम्हें एक टैक्स और देना पड़ेगा। और वो टैक्स कौन सा है? वो चौरी कर और देना पड़ेगा। गांव में अब जाके थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई, बाकी पिछले कई सालों तक अपने परंपरा थी कि दादाजी की उम्र के लोग यदि कहीं से जा रहे हैं, किसी भी गांव से होके जा रहे हैं, और उस गांव में यदि टेंट लगा हुआ दिख गया, मतलब शादी है टेंट का मतलब, तो पूछते किसकी शादी है, लड़की की है या लड़के की। पता चलता साहब लड़की की शादी है तो कन्यादान दे के जाते। कौन धर्म, कौन जात, कौन सा गांव, आपका कोई भी लेना देना। उन बुजुर्गों को इस बात की सांत्वना थी कि कन्यादान देने से पुण्य मिलता है, और पुण्य मिलता है तो आगे वाले जन्म में काम आता है, तो ये कन्यादान दिया जाना चाहिए। वो बोले देते 1 रुपया 2 रुपए ने से दिया करते, पर फिर भी कन्यादान लोगों द्वारा जमा करवाने को बहुत ही अच्छा माना जाता था। यहां पर सामंत कह रहा है कि नहीं, तुम लड़कियों की शादी करके देखो, तुम लड़कियों की शादी करोगे तो मैं क्या लूंगा तुमसे? टैक्स। तो किसान इकट्ठे हुए, और किसानों इकट्ठे कर यार दिमाग खराब, लड़कियों की शादी भी कौन कर लेता? उसने कहा मैं लेता हूं। तो किसानों ने कहा कि हम ऐसे पापी आदमी की धरती पे रहेंगे नहीं, और हम बिजोलिया में खेती नहीं करेंगे। किसान 200 किसान अपने खेत छोड़ के ग्वालियर चले गए थे। कहां चले गए थे? तो सामंत को लगा कि यार यदि किसान खेती नहीं करेंगे तो टैक्स तो आएगा ही नहीं। फिर वो ग्वालियर गया, उनको मना के लाया कि मैं ये टैक्स माफ कर दूंगा, आ जाओ। तो हालांकि टैक्स लगा नहीं था, टैक्स माफ कर दिया गया था, पर फिर भी अपने दिमाग में तो रहना चाहिए किसने लगा दिया था, कब लगा दिया था। और सुनो देखो, 1906 में कृष्ण सिंह मर गया। कृष्ण सिंह मरा तो एक नया सामंत बना पृथ्वी सिंह। नया सामंत कौन बना? अच्छा, कृष्ण सिंह के बेटा था ही नहीं, तो जब भी किसी राजा के या सामंत के बेटा नहीं होता तो गोद लेके बनाते। क्या लेके बनाते? गोद। गोद हमेशा अपने परिवार का लिया जाता, नजदीकी एकदम। सामंत के भाई का बेटा किस प्रकार का जो था उनको गोद लेना पड़ता। अशोक परमार आया था आपके यूपी से। कहां से आया था? जो कृष्ण सिंह परमार के जब बेटा नहीं था तो कहा यार परमारों में से किसी गोद लेना है, तो इनका अपना जो परंपरागत परिवार जो यूपी में, यूपी से गोद लिया जाए। इसलिए यूपी से एक लड़के गोद लेकर, वो लड़का कौन था? अब ये यूपी से आया था तो ये मेवाड़ के रीति रिवाज भी ज्यादा जानता।
मेवाड़ में जब भी कोई राजा बनता, जब भी कोई सामंत बनता, नया सामंत जब बनता, तो राजा को एक टैक्स देता, उस टैक्स को बोलते तलवार बंधाई। क्या बोलते? कौन किसको, दोबारा बताओ दे। सामंत राजा को एक टैक्स देता, वो टैक्स कौन सा? इसका नॉर्मल सा मीनिंग है कि राजा का दो आदमी आते और जो भी नया सामंत बन रहा है उसके तलवार बांधते। तलवार बांधने का मतलब है कि राजा तेरे को सामंत मान रहा है, हमने तेरे तलवार बांधी, इसका मतलब तू हमारी तरफ से क्या है? सामंत, अब तू टैक्स दे। तो नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? तो पृथ्वी सिंह सामंत बना तो इसने भी राजा को कौन सा टैक्स दिया? तलवार बंदी। खर्चा हुआ, खर्चा होता है इसने जनता पे लगा दिया, इस जनता को रुपए लाओ। तो जनता ने कहा किस बात का? तो इसने कहा मेरे तलवार बंधाई लगी। तो कहा पहले भी लगती थी तलवार बंधाई, लेकिन कभी भी सामंत ने हमसे तो नहीं ली। इसने कहा नहीं ली होगी, मैं लूंगा। तो एक नया टैक्स और जोड़ दिया गया। कौन सा टैक्स था? लिखो, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई टैक्स। लिखो, दो लाइनें लिखना। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज डिपॉजिटेड बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। यह कर नए सामंत द्वारा किसको दिया जाता था? राजा को। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, पृथ्वी सिंह ने जनता पर यह कर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन पब्लिक। पृथ्वी सिंह, किसानों पर लिखो, किसान आंदोलन लिख रहे हैं, किसानों पर। पृथ्वी सिंह ने किसानों पर यह कर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। अब बताओ, देखिए क्या क्या कारण आंदोलन के, कितने प्रकार के कर? भू राजस्व है, ज्यादा लेने का तरीका, लाटा कौनता, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पे टैक्स, और नए सामंत वाला जो टैक्स था लगता तो सामंत पर था, लेकिन सामंत ने किस पे लगा दिया? जनता। है बात समझो। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? लिखो, प्रथम चरण, फर्स्ट फेज। अठारह सौ 1914। कब से कब के बीच में बताओ देखे? 1897 से 1914 प्रथम चरण चालू हुआ आपका ना। इसका मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हो गया? 1897। यहां एक गांव पड़ता था गिरधरपुरा। कौन सा गांव था? धाकड़ जाति के किसान थे वहां। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति है उस क्षेत्र के, उस जाति के किसानों के यहाँ पे गांव खूब सारे थे। ये किसान बिजोलिया वाले इन मामलों से थोड़े तंग चल रहे हैं। इन धाकड़ किसानों में गिरधरपुरा नाम के गांव में किसान हुआ करते, गंगाराम जी धाकड़। क्या नाम था? उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। मृत्यु भोज समझते हो? मौसर, 12वें दिन जो अपने खाने पीने वाला कार्यक्रम होता है, तो मौसर का कार्यक्रम था। गांव में वैसे भी कभी आप नोटिस किया होगा कि मृत्यु भोज वाले कार्यक्रम होते हैं तो आसपास के 10-12 गांव टूट के पड़ते हैं। भाईपा पूरा बुलाना पड़ता है, भाई पे 10-12 गांव के अंदर तो होते हैं, और लोग ट्रालियां भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के आते हैं और ढंग से जीमते हैं। तो मतलब एक एक आदमी 5-5 किलो लड्डू खा जाता है, 5-5 किलो बूंदी खा जाते हैं, और बूंदी खा के 5 किलो और ढंग से यूं चून लेके रोटियां रोटियां खा के ढंग से रायता वायता पी के, और बाद में साइड में जाके आदमी बातें करते हैं। डालडा है, क्या है? देसी घी के इन्होंने नहीं बनाए, क्या बनाए? तो मंगते तू खा गया 5 किलो, तब तेरा पेट खराब नहीं हुआ, अब वहां पे जाकर आके डालडा बनाए। तो मृत्यु भोज वाले कार्यक्रम में अपने दुख जैसी चीज वैसी भी नहीं होती, उसमें लोग यूं खुशी खुशी रहते हैं, खूब सारा खाते रहते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए ये चीजें बना। और वैसे भी किसी बूढ़े आदमी की, ज्यादा बूढ़े आदमी की मृत्यु होती है तो गांव में दुख जैसी चीज ही नहीं होती। मतलब खूब यदि ज्यादा 80 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग आदमी की डेथ हुई तो बैंड बाजे बुलाते हैं,
बैकुंठिया निकाली जाती है बाकायदा, बैंड बाजे चल रहे हैं, आप आगे सिक्के उछालते हुए जा रहे हो, फूल उछालते हुए जा रहे हो, तो ये जश्न का सा माहौल होता है। मुझे कई बार लगता है हमारे पूर्वजों ने जिंदगी को कितना चीयर किया था, कितना सेलिब्रेट किया था, और उनको हमेशा लगता था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की नई शुरुआत है। मृत्यु का मतलब है अब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करेगी और उसमें जाएगी। मृत्यु का मतलब केवल इतना है कि यह शरीर समाप्त हुआ है, हमारी आत्मा कतई समाप्त नहीं हुई। तो इस बात पर किस बात के दुख मना रहे, इस बात पे राजी हुआ जाए। और कई चीजें तो डॉक्टरों ने वाकई बेहद सोच समझ के बनाई। ये जो है ना कि भाई 12 दिन तक लोग घर पे बैठने के लिए आएंगे, 12 दिन तक लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो ऐसा होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। आप सोच के देखो कि यदि किसी के घर में डेथ हो और उनसे कोई मिलने के लिए नहीं आए, मैं शर्तिया वो पूरा परिवार डिप्रेशन में आगे सुसाइड कर जाए। कि पूरे दिन फिर दिमाग में यही बात चले यार, हमारा आदमी गया, हमारा आदमी गया, हमारा आदमी गया। वरना माहौल ऐसा होता है कि वो बात बंदे के दिमाग में नहीं आती। और आप कभी नोटिस किया करें कि जब भी किसी बुजुर्ग आदमी की डेथ हो रखी हो, कि भाई यंग एज में तो होती है, देखो सबको दुख होता है, ये कच्ची मौत का अलग ही दुख रहता है थोड़ा, पर किसी की बुजुर्ग अवस्था में डेथ हुई है, तो जब बैठने के लिए जाते हैं उन लोगों की आप प्रतिक्रिया, उनके रिएक्शन रेस्पॉन्स देखा करो आप, कि वो घर वाले 4-5 बंदे वो बैठे हुए, वो बैठ के है ना तौलिए वोलिए बांध कर, 5-7 गांव वाले आदमी और बैठे हुए, बीड़ी सिगरेट किरचे विरचे। इधर से मान लो अपने 5 आदमी गए या कोई 5 आदमी आके बैठे, तो पहले वो जाते ही बड़े यूं गमगीन टाइप के वैसे होते हैं, है ना सारे, आराम से एकदम ऐसे। इतने में को एक जो जाते हैं उनमें से एक पूछता है, जो घर वाले बैठे रहते हैं उनमें से पूछता है, अस्पताल में आ गए, अस्पताल में थे क्या? तो वो उधर वाला आदमी जो होता है उसने ये बात इतनी बार बताई होती है कि उसके रिपीट मोड पे चलती है कि ना 4-1 बजे से दर्द उठो, सुबह 4 बजे के आसपास में थोड़ा थोड़ा ले जाता है अस्पताल, पण वो गाड़ी स्टार्ट करी, घर ही आराम हुआ। 2 दिन पहले वैसे बोली बंद हो गई थी, बहन बेटियां भी आ गई थी। भगवान के घर का लेख है, जो को आसी वो तो ऐसी इस प्रकार की 2-4 यूं बातें करता को, दूसरे को बूढ़े बुजुर्ग को बैठ रहे, बोल हाँ भाई हाँ देख गए, सब पोते पोतियां देख गए, अब किस बात का दुख था, यूं करते वो 2-3 मिनट वो नॉर्मल बातचीत चलती है। इतने में को इधर जो गांव वाले डोकरे बैठे रहते हैं वो उनमें से और पूछता को, आप कौन सा गांव? तो वो कोई गांव का नाम बताते, भाई हम फलाने गांव से है। सरपंच का चुनाव हो गया, विद इन 2.5 मिनट में आपका टॉपिक पॉलिटिकल है। वो कहता है हो गए, कौन जीत्यो? तो वो कोई नाम बताता है, फलान जी जीत गए। बांका वोट तो थोड़ा ही कोनी के, उस जाति के वोट तो कम नहीं है। तो कहता हाँ, फिर तो कहता है अपरला 4 खड़ा हो गया, अपनी जाति के कितने खड़े हो गए थे? 4। तो जिनके कम जाति के थे, और गांव में यही होता है, जिस जाति की वोट ज्यादा वो जाति कभी सरपंच नहीं बनती, क्योंकि वो सारे सरपंच बनने के लिए तैयार रहते हैं, वो 15 खड़े होते हैं, जिनके वोट कम होते हैं उनके सरपंच बनने के चांसेस सब ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी भारत में गांव में उतरी है, उसमें अल्पसंख्यक ही जीतते हैं, बहुसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाते क्योंकि वो ज्यादा खड़े हो जाते हैं। अब वो इधर उधर की नौवरी अताइयां करते हैं, बाद में रूस यूक्रेन की बातें वो करेंगे वहां बैठे बैठे। अब इन बातों में जिस पक्ष पे ये दुख का आघात हुआ है वो ये चीजें भूल जाता है। फिर अब इतने ज्यादा आदमी आते हैं सबको चाय पानी पिलाने, तो बेचारे वो जिनके घर पे दुख है ना, वो तो इस टेंशन में रहते हैं कि चाय सबको पिलाई कि नहीं पिलाई। तो वो कोई बुजुर्ग बैठा रहा बेचारा, तो वो लड़के जो इधर उधर घूमते रहते, चाय ले अच्छा, तो चाय पिलाई, या नहीं लाए तो अरे चाय कौन ले आ रहा है, पढ़ लो बीड़ी लाओ, दिमाग डाइवर्ट रहता है। 12 दिन तक आपका दिमाग लगातार डाइवर्ट रहता है, इसलिए आप वो चीज भूल जाते हो। और फिर कहा गया दुख ज्यादा नहीं मनाना, मृत्यु के शोक ज्यादा नहीं करने, केवल 12 दिन करना है। 12वें दिन खुशियां मनाई, मिठाई खुशियों का प्रतीक है ना, कि 12वें दिन क्या मनाई जाएगी? खुशियां। शोक कितने दिन तक किया जाएगा? आपको एक दिन दिनचर्या में लौटना तो पड़ेगा, उस आदमी के पीछे आप मर तो नहीं सकते। अब आपको आपकी डेली रूटीन में वापस आना पड़ेगा, इसलिए 12 दिन आपने कर लिया, गम जितना मना था मना लिया। इसलिए गाँव में तो शाम को 12वें दिन शाम को दारू पीते हैं, शोक तोड़ो। शोक क्या किया जाए? तोड़ा जाएगा। सीसी खोल श्या, बोतल नहीं बोलते, फिर उसको सीसी, नाम ठीक दिया आपने, आज आज सीसी खोल श्या, सीसी का मतलब पैक लगाएंगे 2-2 आराम से। अगले दिन से आपकी रूटीन लाइफ वैसे की वैसे। इसलिए मृत्यु भोज वाला भी किया गया
कि मृत्यु भोज पहले बहुत सिंपल था गांव में, अब जाके मृत्यु भोज के खर्चे होने लगे हैं कि भाई खर्च है वो, वरना पहले सिंपल था कि बूंदी बनाते अपने, जो सब्जी रोटी बनी वो सब्जी रोटी बनती, बूंदी बनते खा के चले जाओ। बाद में लोगों ने शो ऑफ के चलते कि बूंदी क्यों बनाई जाए, अब तो रसगुल्ले ले आओ, 5 मिठाइयां ले आओ। अब किसी एक भाई ने जब 5 मिठाइयां बनाई तो फिर दूसरे को कहा गया कि जब इन्होंने किया था तू कर, तो कर्जे लेने पड़े। इस चक्कर में, दुष्चक्र में फंसने लग गए। बाकी शुरुआत में व्यवस्था खराब नहीं है, अब उस व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकते कि मृत्यु भोज को बंद कर दिए जाने चाहिए, मगर फिर ये तो कल को आप ये कहने लग जाओगे कि साहब ये 12 दिन का आना जाना बंद किया जाए, बंदा डिप्रेशन में आ जाए। और आते हैं डिप्रेशन में। दिल्ली में बुराड़ी में एक परिवार, कई 2-3 साल पहले एक बार जिसमें वेब सीरीज बनी, बुराड़ी में एक कोई परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ ने लव मैरिज की थी, घर वालों के खिलाफ जाके लव मैरिज की, दोनों के घर वाले उनके पक्ष में नहीं थे। उन लड़के लड़की ने लव मैरिज की, बाद में दिल्ली जाके शिफ्ट हो गए, तो वो अपने परिवार से कटे हुए, ना लड़की वालों के परिवार से कोई लेना देना, ना लड़के वालों के परिवार से ज्यादा कोई भी लेना देना। अब उनका धीरे धीरे उनका दो का ही परिवार, उनका परिवार बढ़ा आगे, और वो उनके बेटे वेर बेटों के बाद पोते हो गए, घर शांति खुशी से बीत रहा है। लेकिन बाकी सामाजिक रिश्ते उनके ज्यादा नहीं है, आस पड़ोसियों को जितनों को जानते हैं उतनों को जानते हैं। घर का जो बुजुर्ग आदमी था उसकी डेथ हो गई, जिसने वो लव मैरिज की थी उसकी डेथ हो गई। अब उनके कौन आए कौन जाए, किसी से आपके कांटेक्ट तो थे ना, रिश्तेदार तो कौन आए कौन जाए, पड़ोसी आगे चले गए होंगे एक दिन, वरना 12 दिन तक रिश्तेदार होते हैं वहीं बैठे रहते हैं। वो पूरा परिवार डिप्रेशन में गया, 12 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया। पूरी वेब सीरीज है बुराड़ी वाली उस केस के ऊपर। और मतलब पड़ोसियों को ध्यान तक नहीं चला कि मर गए अंदर। वो दूध की थैलियां इकट्ठी होती रही कि दूध वाला डेली दूध दे के जाता, थैली सरका के जाता, उसने बाद में पड़ोसियों को जाकर बताया कि अरे दूध की थैली मैं डेली डाल के देता हूं, अंदर कोई ले नहीं रहा है। तब जाके गेट तोड़े, सबने सुसाइड कर रखी, सबने सुसाइड नोट लिख रखे बाकायदा कि वो एक बंदा चला गया था हमारा और उसके बाद हम डिप्रेशन में आ गए, ये सब हो गया। इसलिए बेहद अच्छी व्यवस्था है, ये आने जाने की व्यवस्थाएं टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन से बचाती है, वरना कोई आदमी चला जाए। ये दर्शन है, ये फिलोसॉफी है कि हम मानते हैं कि दुख केवल और केवल कितने दिन का है, 12। उसके बाद जिंदगी इस दुख में तो कम से कम बर्बाद नहीं किया जाता, जिंदगी की उसी प्रकार शुरुआत करनी पड़ेगी। जो बंदा गया है उसके भी जीवन का अंत नहीं है, उसके जीवन की क्या हुई, नई शुरुआत हुई। तो उस धाकड़ जो परिवार था उनके घर पे और मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, आसपास के सारे धाकड़ इकट्ठे हो रखे, वो वैसा ही हंसी खुशी का सा माहौल था, और सब खाना पीना खा के साइड में खड़े होकर पॉलिटिकल बातें कर रहे थे। तब किसी ने कहा कि यार मर गए रे, 84 कर लगा रखे। वो दूसरा उनमें से बोला कर तो दिए, वो दिए, भू राजस्व कौन सा कम, अरे 1/6 से 1/3 आ गया। को तीसरा बोला कि तोल के ले तो 1/3 ही दे, लाटे कुंते लगाते हैं। को चौथा उनमें से बोला कि बिना पैसे दिए काम करवा लिया था मेरे से। तो उनमें इस प्रकार की बातें चली रही थी। तो यहाँ बिजोलिया में एक लाइब्रेरियन थे जिनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? बाबा जी टाइप के आदमी थे ये। उन किसानों के बीच में चले गए, किसानों ने चरण स्पर्श किया, बाबा जी आए, बाबा जी बताओ भाई क्या बातें कर रहे हो, आज इतने आपसे कौन सी छुपी हुई है, इतने इतने टैक्स लग रहे, लाटे कुंते लग रहे, ये सब चल रहा। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि यार तुम पे कौन लगाता है टैक्स? का सामंत लगा रहा है, कृष्ण सिंह लगा रहा है, तो इसकी शिकायत कर दो तुम जाके। किसके पास करें? बाबन से क्या, बाबन कुण के, ये हमें कह सकता है, इसकी हम शिकायत कहां करें? तो कहा भाई सामंत के ऊपर होता है राजा, सामंत के ऊपर कौन होता है? और तब मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो तुम फतेह सिंह जी के पास जाके शिकायत कर दो। तो उन्होंने कहा हो जाएगा शिकायत करने से। अरे जाओ तो सही यार, वहां जाओगे तो जाने पे शिकायत होगी, रोया बिना तो माँ ही दूध को नहीं पियावे, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो वहां जाके शिकायत तो करो तब कोई एक्शन होगा। तो इनका ठीक है। तो इधर से 2 किसान शिकायतें लेके गए, एक बंदे का नाम था नानजी पटेल, एक बंदे का नाम था ठाकरी पटेल। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखिए? किसानों की समस्याएं लेके किससे मिलने के लिए गए? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी उनकी उनके पास में गए। क्या लेके? किसानों की शिकायत है, भाई ये हमारी समस्या है। अब पहले तो राजा से मिल ही नहीं पाए, और कैसे मिल पाओगे? आज यदि आप यहां से रवाना हो जाओगे दिल्ली जाके मोदी जी से मिलूंगा तो कोई मिलने दे आपको? कैसे मिल पाओगे? और मैं कहता हूं मोदी जी से तो अब एकदम ही मिलना सरल नहीं है, पहले तो राजाओं से मिलना फिर भी थोड़ा बहुत सरल हो जाया करता। तो बेचारे महीने भर तक भटके, बाद में इनकी उदयपुर में किसी ने मुलाकात करवाई, फतेह सिंह जी से मिले। फतेह सिंह जी बड़े आदमी थे, उनको जब बात पता चली उन्होंने कहा मैं भाई जांच करवाऊंगा, पहले शिकायत की जांच करवाऊंगा, यदि मामला वास्तव में जेन्युइन है तो मैं एक्शन ले लूंगा। तो एक जांच करने के लिए एक अधिकारी भेजा, उस अधिकारी का नाम था हामिद। अधिकारी का नाम क्या था? हामिद नाम का एक अधिकारी भेजा। अब जांच पहले भी ऐसी हुआ करती जैसी आज होती है, अब भी तो जांचें होती है, अभी तो कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, तो अब क्या रिजल्ट निकलते हैं, वैसे पहले निकलते थे। हामिद आया, चिमटा लेके वापस चला गया। आप में से किस किस ने हामिद का चिमटा की कहानी नहीं पढ़ी?
किस किस नहीं पढ़ी? वाह, तो तुम्हारे नागरिकता का अधिकार समाप्त है। प्रेमचंद जी की महान कहानी है ईदगाह, क्या नाम है? जिसमें हामिद नाम के बच्चे को उसकी दादी मेला देखने के लिए पैसे दे दिए। क्या नाम था दादी का? दादी का नाम क्या था? पढ़ रखी है तो क्या पढ़ी है? फिर दादी अमीना। दादी अमीना के हाथ तवे से जल जाया करते थे, इसलिए हामिद वापस लाते समय चिमटा लाता है। क्या लेके आता है? लिखो, याद तो रहता नहीं तुम्हारे कुछ। अब तुम्हें चिमटे भी मैं ही पढ़ाऊंगा। लिखो, धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। हाँ, प्रथम चरण में लिखो, धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ किसानों की एक जाति है, वैसे मत समझ लेना कि छोरी धाकड़ है वैसे किसान धाकड़ है। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। अगली लाइन लिखो, साधु सीताराम दास के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। लाइन चेंज कर लिखो, मेवाड़ महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया। मेवाड़ महाराणा अपॉइंटेड एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। मेवाड़ महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया। मेवाड़ महाराणा अपॉइंटेड एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया। अपॉइंटेड एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। लाइन चेंज करके लिखो, प्रथम चरण में इन फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में इन फर्स्ट फेज किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिडंट गेट मोर सक्सेस। किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिडंट गेट मोर सक्सेस। तथा स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया एंड लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। तथा स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया एंड लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया एंड लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया। स्थानीय नेताओं के नाम लिख लो, बाकी कल पढ़ेंगे।